प्यारे बच्चों, मैं 2024 आपका आपके ही चैनल श्री निकुंज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे थे और इसके रिगार्डिंग हमारा पहला वीडियो लेक्चर आ चुका था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था ड्यू टू अ चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किए थे। सॉरी, सेकंड वीडियो लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टांसेस, और आज हम आपके पास सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। उनमें से पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। और प्यारे बच्चों, आप मेरे हर वीडियो लेक्चर की तरह इस वीडियो लेक्चर को भी लास्ट तक देखिएगा। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। चलिए टाइम को बिना गवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके हमारे पास बच्चों 3 केस हैं। पहला है एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, दूसरा आएगा एट ए पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल लाइन, और तीसरा आएगा एट अ जनरल पॉइंट, सेम एज जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आपके साथ पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ एक्सियल लाइन क्या होती है। देखिए, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके पॉइंट ए पर चार्ज है -q, पॉइंट बी पर हमने चार्ज रखा हुआ है +q। इनके बीच का सेपरेशन है 2a। जो लाइन ए और बी को कनेक्ट करती है, इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करती है, उस लाइन को एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इसी लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दें तो इस लाइन को कहा जाएगा एक्सियल लाइन। अब इस लाइन पे कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए जहां पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो हमने पॉइंट P ले लिया, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि एक चार्ज का सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अ सिस्टम ऑफ चार्ज विच हैव इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्ज। एक ऐसा सिस्टम जिसके पास इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास इक्वल वैल्यू के बट अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। ठीक है, और सिस्टम की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से कैलकुलेट की जाती है। तो हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया O, और यहाँ से R डिस्टेंस पर पॉइंट है P एट विच वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया O AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ हमने 2a कंसीडर की है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी a, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी a। ठीक है, तो प्यारे बच्चों AP कितना होगा? AP, तो AP आएगा AO प्लस OP, मीन्स AP इक्वल टू आएगा A प्लस R। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। ऐसे ही बच्चों हमें BP की जरूरत पड़ेगी।
अब ये बीपी कितना होगा, तो बीपी को हम लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ बी, ओ से बी तक। तो प्यारे बच्चों बीपी हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक है, अब हम दोनों चार्ज की वजह से बारी बारी से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको रिकॉल करा दूं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया गया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पी, इस वाले चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने इसको सिंबल दे दिया वी बी, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन बी पी। नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ बी पी, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन बी पी की वैल्यू है R माइनस ए। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, तो ये आएगा वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन ए पी। ए से पी तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो यहाँ आ जाएगा वी ए इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए पी। तो जी ए पी की वैल्यू है ए प्लस आर, और हम ए प्लस आर को आर प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे आर प्लस ए। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, पी पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट पी पर, तो वी एक्सियल इक्वल टू आएगा वी ए प्लस वी बी। वी एक्सियल वी ए की वैल्यू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर प्लस ए प्लस वी बी। वी बी की वैल्यू ये है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर माइनस ए। इन दोनों एक्सप्रेशन में से Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, V एक्सियल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 1/r प्लस ए, फर्स्ट टर्म में से बचेगा, और 1/r माइनस ए ये हमारे पास सेकंड टर्म से बचेगा। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं। V एक्सियल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस ए R माइनस ए, R माइनस ए से इधर हम इंटू कर देंगे और R प्लस ए से इधर इंटू कर देंगे। V एक्सियल
Q अपॉन 4πε0, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस अंदर जाएगा, माइनस आर प्लस ए, यहाँ आर प्लस ए है, इसकी इंटू करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, वी एक्सियल Q अपॉन 4πε0, और यहाँ आएगा 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 Q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास v एक्सियल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है Q इंटू 2a। ये जो Q इंटू 2a है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने इसकी जगह पे क्या कर देना है, P रख देना है। तो बच्चों ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट। ठीक है जी। अब इस पर एक केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, केस क्या अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल है, तो जो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। ठीक है, और बहुत छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये जो A है इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू R बहुत छोटी होती है। A की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो होगा ये कि जो A स्क्वायर है इसकी वैल्यू R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और छोटी हो जाएगी। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम इस केस में A स्क्वायर को R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आइए उस फॉर्मूले को भी हम कंप्लीट करते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझे इसे रब करना होगा। फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल A is too small, so A square can be neglected with respect to R square. Hence, the formula becomes V axial equal to 1 upon 4πε0 P upon R square। तो ये हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया फॉर द केस अगर हमारा डाइपोल आइडियल है या छोटा है। ठीक है, आई होप ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्या आपको याद है इक्वेटोरियल लाइन किसको कहा जाता है? चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ाया गया था आप लोगों को, नहीं? चलिए रिकॉल करा देते हैं। A perpendicular bisector on the axis of electric dipole is known as equatorial line। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस लाइन होती है उस पर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है, और इस लाइन के जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, आइए
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं आपको उसका एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया ए बी, इस पर चार्ज है -q + q, इसकी लेंथ है 2a, O इज द मिड पॉइंट और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यही लाइन हमारे लिए इक्वाटोरियल लाइन है। हम इस लाइन को इक्वाटोरियल लाइन कह सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया P जो O से R डिस्टेंस पर है और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, हमें उसे यूज करना है। ठीक है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। आप जरा इन दो ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। एक तो ट्रायंगल है OAP और दूसरा ट्रायंगल है OBP। इन दोनों ट्रायंगल में ये जो लाइन OP है ये दोनों में है, मीन्स इट इज अ कॉमन लाइन। OA इक्वल टू OB, OA और OB आपस में इक्वल है बिकॉज O मिड पॉइंट है भाई। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड भी क्या हो गई, सेम हो गई। ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का जब हम यूज करेंगे तो हमें मिलता है कि AP बराबर BP, AP जो है वो BP के बराबर है। बस यही कॉन्सेप्ट है जो इसको थोड़ा सा इजी बनाता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज, VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q चार्ज, तो ये आ जाएगा VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -Q/AP। तो VA इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/ ये जो AP है आपने इसे BP के इक्वल प्रूफ किया है, ये रहा। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे BP। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 1 में आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस के साइन के साथ रखते हैं, माइनस का चार्ज है तो माइनस के साइन के साथ ही रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं ये सिंपल अरिथमेटिक लॉ, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं, या इसे आप ये भी कह सकते हैं सिंपल अलजेब्रिक सम मेथड को फॉलो करती हैं। सिंपल सा कहना है, ऐड ही करना है इन्हें। ठीक है ना, तो जब हम इनको नेट निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो VP इक्वल टू आएगा VA प्लस VB, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP। दोनों की वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ VP की वैल्यू आ गई 0।
इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये जीरो रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। हमने उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया था वहाँ पर, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। कभी कभी बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऐसे पॉइंट का नाम बताइए, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। तो वो केस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन। उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एग्जिस्ट करती है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो आई होप ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीका है आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, केस नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। हम इस जनरल पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट भी कह देते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं जिनको हम पोजीशन और डायरेक्शन मतलब एंगल के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी लेंथ है 2a, ये इसका मिड पॉइंट है जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, और हमने ये पॉइंट P लिया है। ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है, इसे हम कहीं भी ले सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे लिया है। जब हमने पॉइंट P को O के साथ कनेक्ट किया तो ये वाली जो लाइन है ये डाइपोल की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इन दिस वे आप देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट P है इसे हम पोजीशन, ये रहा पोजीशन और ये रहा एंगल, इसके टर्म्स में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक एडिशनल पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों चार्ज की वजह से बारी बारी से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ डिस्टेंस की नीड होगी। ठीक है, तो हम उन डिस्टेंस को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आइए हम आपको सिखाते हैं। हमने इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से हमने इसकी डिस्टेंस r1 कंसीडर की है, और इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r2 कंसीडर की है। बट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होना चाहिए उस फॉर्मूले में आना चाहिए r। ठीक है, तो हमें r1 और r2 की वैल्यू r के टर्म्स में कैलकुलेट करनी होगी। तो इसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं देखेंगे बच्चों। पॉइंट B से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, और इसको हमने कह दिया N। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप इस पर यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हो तो अब होगा ये कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये दोनों ही हमारे लिए क्या हो गई, सेम हो गई। डैट इज यहाँ से यहाँ तक r1 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गई, r1 हो गई। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही बेस पे आ गई हैं, है ना, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह बिहेव करता है। तो दैट्स वाई ये दोनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बिल्कुल सिमिलरली AP इक्वल टू हो जाएगा NP। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। रीजन है कि बोथ आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है,
चलिए अब इन्हें जरा कैलकुलेशन करते हैं। इन ट्रायंगल OBM इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली जो साइड है इसे हम कहेंगे बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। OM अपॉन OB इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से OM की वैल्यू आ जाएगी OB कॉस थीटा। तो ये हमारे पास OM की वैल्यू आ गई। नाउ इस ट्रायंगल में इस एंगल के अकॉर्डिंग ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। तो ON अपॉन OA इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बच्चों ON बराबर आ जाएगा OA कॉस थीटा। तो ON की वैल्यू आ जाएगी A कॉस थीटा। लीजिए भैया ON भी निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखिए सिंस BP इक्वल टू MP, जैसा मैंने आपको बताया कि ये और ये साइड इक्वल रहेंगी, तो BP इक्वल टू हो गया MP। BP है R1, MP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OM। तो R1 आएगा, OP कितना है OP, तो O से P तक के डिस्टेंस आपने R कंसीडर की है R। OM निकाला है OB कॉस थीटा। तो OB की वैल्यू है A, तो ये बन जाएगा A कॉस थीटा। तो OM की जगह रखेंगे A कॉस थीटा। सिमिलरली AP इक्वल टू होगा NP और AP है हमारे पास R2 और NP को हम लिख सकते हैं OP प्लस ON। OP प्लस ON, तो OP की वैल्यू तो R है और ये A कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए जी, हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो हमने कैलकुलेट कर ली, जो भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला लगाइए VB इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1। नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ R1 बच्चों। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1 की वैल्यू R माइनस A कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, VB आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब माइनस Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा VA इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R2। माइनस को ना शुरू में लिख लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
Q अपॉन R2। R2 कितना है भाई? R2 है R प्लस ए कॉस थीटा। चलिए जी, हमने सॉरी ये V है, तो हमने VA और VB क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो V इक्वल टू VA प्लस VB। चलिए बच्चों, दोनों की वैल्यू रखो। VA की वैल्यू -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। VB की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ से कॉमन आएगा, Q अपॉन 4πε0 कॉमन, माइनस का 1/R प्लस ए कॉस थीटा, 1/R माइनस ए कॉस थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें V मिल जाएगा Q अपॉन 4πε0 R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ आएगा -R माइनस ए कॉस थीटा R प्लस ए कॉस थीटा। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4πε0। ये देखिए, ये तो दोनों आइडेंटिटी बन गए। इसे A मान लेते हैं, इसे B, तो A प्लस B, A माइनस B, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा प्लस R प्लस ए कॉस थीटा। R से R कैंसिल, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Q इंटू 2A इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और हम इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसकी जगह P रख देंगे, तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। अब इसके बाद हम इस पे केस लगाएंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल साइज में छोटा है या आइडियल है, तो उस केस में A ऑन कंपेयरिंग विद R बहुत छोटा होगा, तो हम A स्क्वायर को R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इन तीनों ही डेरिवेशन में एक चीज़ बहुत कॉमन है। ठीक है, वो कॉमन क्या है कि आपको पहले अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेना है, और वो फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेट होगा, और उसके बाद जब नेट निकालेंगे तो सीधे ऐड ही करना है ना, और ऐड करने के बाद उसे सिंप्लीफाई कर लेना है, जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है, ठीक है, फिर उस पर जो भी कंडीशन लगनी है कंडीशन लगा लीजिए, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेरिवेशन आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे इसे रब करना पड़ेगा। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is
ideal, then A is very very small as compared to R, so we can neglect A square with respect to R square. Hence, the formula becomes V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos theta upon R square. ठीक है। अब बच्चों इस पे भी हमारे पास केस हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज 0, मतलब एक्सियल लाइन की बात हो रही है। अगर ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ जाए तो, या कह लीजिए इसकी लाइन की डायरेक्शन में ही आ जाए, तो उस केस में एंगल 0 हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास v का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन तो हमने अभी अभी किया था, है ना, कि एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इससे भी है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने ये डेरिवेशन किया तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा बना है, करेक्ट बना है। केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ बात हो रही है इक्वाटोरियल लाइन की। तो बच्चों कॉस थीटा मतलब कॉस 90 ये होता है 0, देन v क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये जो तीनों हमने डेरिवेशन किए, ये तीनों डेरिवेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों हमने अभी तक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, और हमने सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। हम इतना अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बेस पर कुछ डेरिवेशन भी हैं। पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं। आइए, यहाँ पर हमने पहला टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों इसके लिए हमने सपोज किया है, सपोज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट अ नंबर ऑफ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। यहाँ पर ये माना गया है कि जो कंटिन्यूअस चार्ज बना है ना, वो छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज से मिलकर के बना है। लोकेटेड एट ए पोजीशन Ri, जो छोटा सा एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हमने कंसीडर किया है वो रखा हुआ है Ri पोजीशन पर, और जिस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो है P, और उसके लिए पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन Ri माइनस R का मॉडुलस। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। इफ चार्ज distribution is linear,
देन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो उस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखा जाता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो लेंथ को हमने छोटा सा स्मॉल अमाउंट में कंसीडर कर लिया, डेट इज dl। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स ऑफ dl। ठीक है, तो इस dq की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। हेंस पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा टाइम्स ऑफ dl अपॉन ri माइनस r का मॉडुलस। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इफ चार्ज distribution is on surface of area S, then सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, लेकिन हम निकाल रहे हैं स्मॉल चार्ज की वैल्यू dq, तो स्मॉल एरिया ले लेंगे और स्मॉल ही चार्ज ले लेंगे। तो यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा टाइम्स ऑफ ds। तो इस वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा टाइम्स ऑफ ds अपॉन मॉडुलस ऑफ ri वेक्टर माइनस r वेक्टर। If charge distribution is on volume V, तो बच्चों हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बट यहाँ पे हम एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो छोटे से एलिमेंट के लिए वॉल्यूम हो जाएगा V और चार्ज एलिमेंट हो जाएगा dq। तो यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू dV। ठीक है, तो अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक टाइप की बॉडी है तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो dV अपॉन ri माइनस r। और यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ये जो V है ना, ये हमने वॉल्यूम के लिए लिया है, कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा कर लें इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दें ताकि हमें ये रहे कि ये हमारी अलग चीज़ है। ठीक है, तो आई होप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, वो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। हेयर इट इज़। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत अच्छा डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला बनकर आता है, ठीक है, और उससे जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो कंपटीशन के पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर एक रिंग दी हुई है जिस पर चार्ज स्प्रेड है। ठीक है, हमें इस रिंग की वजह से एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो कि
रिंग की एक्सियल लाइन पर लाई करता है। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी चीज़ को हमने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। आइए देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक रिंग ली है जिसकी रेडियस है r और इस पे टोटल चार्ज स्प्रेड है q। इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींची गई है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर लूप है, मान लीजिए इस तरह सर्कुलर लूप है, तो इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच दो जो इसके प्लेन के साथ नॉर्मल रहे। ठीक है, इसके प्लेन के साथ नॉर्मल भी रहे। ओके, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को ही हम इसकी एक्सियल लाइन कहते हैं। इस पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, उसे हम उसका एक्सियल पॉइंट कह देंगे और उसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आज का यही हमारा टारगेट है। तो बच्चों, हमने रिंग पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया जो कि हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, डैट इज डी क्यू। और इस एक्सिस लाइन पर हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, डैट इज पी, एट विच वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमने चार्ज एलिमेंट यहाँ माना है और पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। हमने इस डिस्टेंस को x कंसीडर किया है, तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POA। तो ये आएगा बच्चों AP² इज इक्वल टू OA² प्लस OP²। तो AP की वैल्यू हो जाएगी x², OA की वैल्यू है r², OP की वैल्यू है स्मॉल r²। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r² प्लस r² की पावर हाफ। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq। तो ये आ जाएगा dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन x। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, हमें मिलेगा dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन r² प्लस r² की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। तो ये आ जाएगा V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन r² प्लस r² की पावर हाफ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये एक क्लोज रिंग का है, एक क्लोज बॉडी का है। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन भी क्लोज इंटीग्रल किया जाएगा। ठीक, तो v इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1/r² प्लस r² की पावर हाफ, ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dq इट मीन्स टोटल चार्ज लाई ऑन द रिंग। इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हमने टोटल चार्ज कितना लिया हुआ है, कैपिटल Q लिया हुआ है। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dq को हम
कैपिटल Q कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रख देंगे, V इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो ये एक्सियल लाइन पर एक्सक्यूज मी यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू चार्जिंग। ठीक है, इफ पॉइंट P lies at the center, अगर पॉइंट P सेंटर पे लाई कर रहा है, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो इस केस में ये जो R है ये 0 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट यहाँ पे ना हो करके यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस तो ख़त्म हो गई ना, है ना, ये डिस्टेंस तो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो इन दैट केस R हो जाएगा 0। देन V इक्वल टू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर की पावर हाफ, और V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इतना बनता है। तो आई होप ये वाला डेरिवेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या कम समझ में आया है तो आप मुझे DM कीजिएगा। राधे राधे। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत अच्छा डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला बनकर आता है, ठीक है, और उससे जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो कंपटीशन के पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर एक रिंग दी हुई है जिस पर चार्ज स्प्रेड है। ठीक है, हमें इस रिंग की वजह से एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो कि रिंग की एक्सियल लाइन पर लाई करता है। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है, और इसी चीज़ को हमने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। आइए देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक रिंग ली है जिसकी रेडियस है R और इस पे टोटल चार्ज स्प्रेड है Q। इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींची गई है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर लूप है, मान लीजिए इस तरह सर्कुलर लूप है, तो इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच दो जो इसके प्लेन के साथ नॉर्मल रहे। ठीक है, इसके प्लेन के साथ नॉर्मल भी रहे। ओके, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को ही हम इसकी एक्सियल लाइन कहते हैं। इस पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, उसे हम उसका एक्सियल पॉइंट कह देंगे, और उसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आज का यही हमारा टारगेट है। तो बच्चों, हमने रिंग पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया जो कि हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, डैट इज dq। और इस एक्सिस लाइन पर हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, डैट इज p, एट विच वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमने चार्ज एलिमेंट यहाँ माना है और पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। हमने इस डिस्टेंस को x कंसीडर किया है, तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle POA।
तो ये आएगा बच्चों ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू है आर स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू है स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू। तो ये आ जाएगा डी वी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन एक्स। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, हमें मिलेगा डी वी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये एक क्लोज रिंग का है, एक क्लोज बॉडी का है। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन भी क्लोज इंटीग्रल किया जाएगा। ठीक, तो v इक्वल टू आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इट मीन्स टोटल चार्ज लाई ऑन द रिंग। इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हमने टोटल चार्ज कितना लिया हुआ है, कैपिटल क्यू लिया हुआ है। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को हम कैपिटल क्यू कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रख देंगे, v इक्वल टू आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो ये एक्सियल लाइन पर एक्सक्यूज मी यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू चार्जिंग। ठीक है, इफ पॉइंट P lies at the सेंटर, अगर पॉइंट P सेंटर पे लाई कर रहा है, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो इस केस में ये जो R है ये 0 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट यहाँ पे ना हो करके यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस तो ख़त्म हो गई ना, है ना, ये डिस्टेंस तो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो इन दैट केस R हो जाएगा 0। देन v इक्वल टू आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर की पावर हाफ, और v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इतना बनता है। तो आई होप ये वाला डेरिवेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
हाँ तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो स्फीयर हैं ये कितने टाइप के हैं और इन पर चार्ज की नेचर कैसे एग्जिस्ट करती है। मेरा कहने का मतलब है चार्ज इनके ऊपर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, सरफेस पे रहता है या इनसाइड द स्फीयर रहता है, और इस तरह के केस को हमें कैसे डील करना होगा, आइए सब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो स्फीयर है इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला वाला है जिसे हम कहते हैं होलो स्फीयर, और कहीं कहीं इसको थिन सेल भी कहा जाता है, और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। ओके, अब ये जो होलो स्फीयर है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होलो स्फीयर बना होगा कंडक्टिंग मटेरियल का, या हम इसे कह सकते हैं मेटल का बना हुआ होगा, और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो होलो स्फीयर है वो बना हुआ है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, इंसुलेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा स्फीयर होता है जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसके भी दो कैटेगरी हैं। पहला है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में अगेन नाम आ जाएगा मेटेलिक। ठीक है, ये स्फीयर मेटल का बना हुआ है या कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, बट कंप्लीटली सॉलिड है, अंदर से बिल्कुल फिल है, खोखला नहीं है अंदर से। और जो दूसरा स्फीयर है वो है नॉन कंडक्टिंग। जैसा अभी पहले बताया, नॉन कंडक्टिंग मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हो सकता है या इंसुलेटिंग मटेरियल का हो सकता है। एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टिंग होलोस्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग होलोस्फीयर है या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये तीन केस हैं। इन तीनों केस में जब हम स्फीयर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इनकी सरफेस पर जाकर के लाई करता है, वो चार्ज अंदर नहीं जाता। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो दोनों हैं, अगर मैं इनकी बात करूं आपसे पहले, ठीक है, ये जो दोनों हैं इनको तो हम कह ही रहे हैं थिन सेल। ठीक है, ये होलो स्फीयर है और इनकी जो लेयर है बहुत ज़्यादा थिन है, तो इसमें जब हम चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे रहेगा, वो अंदर। ठीक है, अंदर कैसे जाएगा, चार्ज है भाई, कोई फ्लूइड तो है नहीं कि अंदर जाके पानी की तरह भर जाएगा। ठीक है, तो वो सरफेस पे ही लाई करेगा, यहाँ तो ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर वाले केस की। इस वाले केस में एक हमारा है कंडक्टिंग मटेरियल का और एक है हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का। कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में ये कहा जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में, कंडक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो पहले से ही बैलेंस रहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। सभी चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं और कोई भी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। इसी वजह से अगर हम इसको चार्ज देंगे भी तो वो चार्ज अंदर नहीं जाएगा, सरफेस के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, और जो नॉन कंडक्टिंग है, जो डाइलेक्ट्रिक के बने हुए हैं या कह लीजिए इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए हैं, तो इनको जो हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इनके अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे की वजह है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर जो चार्ज होते हैं सॉरी, इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर जो चार्ज होते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में या बैलेंस स्टेट में नहीं होते हैं, इसलिए इनको दिया हुआ चार्ज इनके अंदर पूरे में स्प्रेड हो सकता है। आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इस टॉपिक को दो पार्ट में करेंगे। इसमें पहला केस बनेगा इन तीनों के लिए और जो दूसरा केस बनेगा वो इसके लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस वाले केस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये जो जानकारी मैंने दी ये बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। आइए चलिए पहला केस सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर
और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इनके लिए जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं ये इन तीनों टॉपिक के लिए कॉमन रहने वाला है। ये तीन कौन कौन से हैं? होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी टॉपिक एग्जाम में आता है डिराइव करने के लिए तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको सीखते हैं। हमने ये सपोज किया कि हमारे पास एक स्फीयर है और इसकी रेडियस है r और इसकी सरफेस को हमने चार्ज दिया q, स्मॉल q। ठीक है, तो जब हम इसको चार्ज स्मॉल q देते हैं तो ये चार्ज धीरे 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 इसकी पूरी सरफेस पे क्या होता है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन। हमने पहला चार्ज दिया, फिर हम दूसरा चार्ज दे रहे हैं, फिर हम तीसरा चार्ज दे रहे हैं। तो जब हमने पहला चार्ज दिया, ठीक, तो वो तो चुपचाप जाके बैठ जाएगा, लेकिन जब हम दूसरा चार्ज देंगे, ठीक है, तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करेगा? रिपल्शन लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? धीरे 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 हम चार्ज देते जाएंगे और वो धीरे 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 पूरी सरफेस पे क्या होगा? यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। अंदर तो वो जाएगा नहीं, उसका मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक है, तो हमने इसमें पहला केस लिया है कि वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, और बाहर हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ बच्चों, R जो है ये R से बड़ा है, मतलब इसके साइज से, स्फीयर के साइज से ये R काफ़ी बड़ा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू स्फीयर। तो चैप्टर 1 में हमने इसके लिए डेरिवेशन किया हुआ है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, सेंटर हमने O मान लिया, तो डायरेक्शन O टू P। चलिए जी, ये भी हो गया। बट हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। तो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है माइनस में इंटीग्रेशन E डॉट डी आर के इक्वल होता है, माइनस में E डॉट डी आर के इक्वल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होता है उसे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जितना भी वर्क डन होता है उस वर्क डन को ही पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। ये डेफिनेशन बताने का मेरा मोटिव ये है कि आपको ये समझ में आए कि हम चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट लग जाएगी वो लग जाएगी इन्फिनिटी से R तक। इन्फिनिटी से लेकर आए हैं पॉइंट P तक, और पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है? R है। तो आई थिंक यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस डिफरेंस को हम लिख सकते हैं Vp माइनस V इन्फिनिटी। हम लेकर आए हैं इन्फिनिटी से और पहुँचे हैं P पर, तो P हमारी फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया ये, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से R E डॉट डी आर, ये बनेगा E डी आर कॉस 0। तो यहाँ से Vp माइनस V इन्फिनिटी 0। हमें पता है कि V जो होता है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर आर इन्फिनिटी है तो वी जीरो हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से आर ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से वी पी बराबर माइनस Q/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर, ये बन जाएगा r⁻² dr। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, r⁻² हो जाएगी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। Vp बराबर माइनस का Q/4πε0, इसको लिख सकते हैं r⁻⁻1 अपॉन में -1 लिमिट इन्फिनिटी से r। ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पर Vp की वैल्यू आएगी Q/4πε0 1/r इन्फिनिटी से r। तो यहाँ पर Vp की वैल्यू आएगी Q/4πε0 1/r माइनस 1/∞। तो Vp की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/r। प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया गया हो। तो ये बात आपको हमने चैप्टर 1 में समझाई भी थी, ठीक है, कि अगर किसी भी चार्ज से, चाहे वो कंटिन्यूस चार्ज ही है, अगर पॉइंट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो हम उसे क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। बट हमसे ऐसे डेरिवेशन करने के लिए कहा गया था, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया। और एक और टिप, अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको डेल वी इक्वल टू ऐसे लिखें, ठीक है, हम इसको v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। आई वांट टू से v इक्वल टू इन्फिनिटी से r ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये तो ऑटो अंडरस्टूड है, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो v इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा डिटेल में अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए इस तरह से करके दिखाया जाता है। तो आई होप ये वाला जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर ना हमें एक केस और डील करना है। सेकंड पॉइंट, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर के सरफेस पे मालूम करना है। जिस स्फीयर को हमने चार्ज दिया है, उस चार्ज की वजह से सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा। तो फॉर दिस केस ये जो r है, हम इसे r के इक्वल ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, अब ये पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ सरफेस पर। तो इस फॉर्मूले में अगर इसको अप्लाई कर देते हैं तो Vp बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r, और सिंपली वी कैन राइट 1/4πε0 Q/r। तो किसी भी होलो स्फीयर पर, चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर चाहे वो कंडक्टिंग है, ठीक है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। उसका पोटेंशियल दो बातों पे डिपेंड करता है, उस स्फीयर पे चार्ज कितना है और स्फीयर का साइज क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक सो ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसका थर्ड पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर जानना है तो वो कितना होगा, आइए उसको भी देखते हैं। हाँ तो बच्चों, थर्ड पॉइंट है वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब हमने पॉइंट P को कहाँ लिया है, स्फीयर के अंदर लिया है।
प्यारे बच्चों, एक चीज हमें पहले से ही पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट inside the sphere is 0। ये चीज़ हमने चैप्टर 1 में पहले ही कर रखी है, ठीक है, कि किसी भी इस होलो स्फीयर के इनसाइड में, किसी भी होलो स्फीयर के इनसाइड एरिया में, इनसाइड पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ को ध्यान से समझना ज़रूरी है। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्या होगा अगर हम इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को सरफेस तक लेकर के आएंगे, ठीक है, हम ऐसे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ एक पॉइंट लिया, फिर हमने पॉइंट यहाँ लिया, फिर हमने पॉइंट लिया, तो जैसे जैसे हम सरफेस के नज़दीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सरफेस तक आते आते लगातार इंक्रीज होगी, ठीक है। और जैसे ही ये सरफेस, जो ये बाउंड्री है सरफेस, इस बाउंड्री के अंदर जैसे ही हमने अंदर एंटर किया, ठीक है, एक हाई वैल्यू से सडन 0। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इन्फिनिटी भी 0 है, इधर आते रहे लगातार इंक्रीज होती रही, यहाँ पे आकर के मैक्सिमम जितनी हो सकती है, और जैसे इसके अंदर जस्ट हमने जैसे अंदर एंट्री किया फिर 0 हो गया। इट इज अ केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये केस डिसकंटिन्यूटी का होता है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी वाले केस में हम लिमिट वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लिमिट ब्रेक हुई है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अब हम लिमिट जब लेंगे तो इन्फिनिटी से नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, ठीक है, सरफेस से यहाँ तक आने में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस बना, ठीक है। तो बाय द रिलेशन जो डेल वी है, डेल वी ये कितना होता है, ये होता है माइनस का ई डॉट डी आर, ठीक है। और इसे आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, आप सरफेस से यहाँ तक लेके जा रहे हो, तो लिमिट लग जाएगी आर से आर। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा ई तो 0 हो गया, तो जब इसे 0 को यहाँ रखेंगे तो सब कुछ ये तो 0 हो गया। डेल वी कितना होगा, तो पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल एट पी का डिफरेंस। तो आप सरफेस से पी तक आए हो ना, आप सरफेस से पी तक आए हो, तो वी पी माइनस वी एस कहा जाएगा, बराबर किसके, 0 के। तो प्यारे बच्चों यहाँ से वी पी बराबर प्रूव हो गया वी एस, और सरफेस पर हमने अभी अभी बनाया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई होलो स्फीयर है, चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है, और अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो उसके इनसाइड एरिया में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। ये फॉर्मूला ये कह रहा है। इनसाइड में कहीं भी पॉइंट ले लो, भाई आपने पॉइंट पी यहाँ लिया, अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ ना लिया होता तो यहाँ लिया होता, यहाँ लिया होता तब भी तो वैल्यू यही आती है, डिफरेंस तो वी पी माइनस वी एस ही रखा जाता, ठीक है। तो अंदर हम पॉइंट को कहीं भी ले लें, ठीक है, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी सरफेस पे है। इट मीन्स एट द सरफेस और इनसाइड द सरफेस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है। ये एक की पॉइंट है जिसको याद रखना है, इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते भी हैं। तो आई होप ये जो पूरा डेरिवेशन है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों अब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ देखते हैं। हमने होलो स्फीयर के लिए ये पढ़ा कि इनसाइड द स्फीयर जो V है वो है हमारा यूनिफॉर्म, हर एक पॉइंट पर सेम है इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर तो हमारा V जो है कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन स्फीयर की सरफेस के बाहर अगर हम बात करें, सरफेस पे भी नहीं, सरफेस के बाहर के पॉइंट पर अगर हम बात करें तो V हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है।
तो अगर हम ये मान लेते हैं कि सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू है ये है V, ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर और सरफेस तक ये वैल्यू का ग्राफ ऐसे आएगा, कांस्टेंट, नो चेंज इन द वैल्यू, ठीक है। और ये तो हो गया कांस्टेंट, और इसके बाहर जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो जैसे जैसे R इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे V की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन करके आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो इसका ग्राफ है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमें डील करना है केस सेकंड, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। हमें इसके आउटसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उसकी एक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहला केस लिया है कि एट ए पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर। आपको बताया गया है पहले ही कि जब हम इसको, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को जब हम चार्ज देंगे, ठीक है, तो वो चार्ज क्या होगा, अंदर की तरफ रन कर जाएगा, अंदर पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल R है, हमने इसको चार्ज दिया है Q और ये इसके अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है। अब हम बाहर एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं और उसकी डिस्टेंस को हमने मान लिया है R, और R इस R से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि अगर आप एक कंटिन्यूस चार्ज से लार्ज डिस्टेंस पे हैं तो हम उसे पॉइंट की तरह डील कर सकते हैं। तो अब ये हमारा जो है ना एक पॉइंट की तरह डील होगा और हमें बाहर के एक पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज स्फीयर, हाँ जी, तो ये आएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्शन O2P हो जाएगी क्योंकि चार्ज आपने पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन है डेल V बराबर माइनस E.dr। इसके लिए वही जैसा प्रीवियस में किया था ना वैसे ही करना है सब कुछ, इन्फिनिटी से R तक आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको Vp माइनस V इन्फिनिटी, क्योंकि हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आए हैं, लिमिट भी हमने वही ली है, माइनस इन्फिनिटी से R। E.dr को लिख सकते हैं E.dr, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 रहता है, तो जब हम E.dr को एक्सपेंड करेंगे तो E.dr cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे E रखना है और रख करके सिंप्लीफाई करना है, तो Vp माइनस 0, ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं, V इन्फिनिटी 0 होता है तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, माइनस में इन्फिनिटी से R 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर dr। Vp इक्वल टू माइनस में Q/4πε0 इन्फिनिटी से R की पावर माइनस का 2 dr। तो यहाँ Vp बराबर आ जाएगा माइनस का Q/4πε0 R की पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटी से R। ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इस माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ Vp बराबर आ जाएगा Q/4πε0 1 बाई R इन्फिनिटी से R। तो यहाँ पर Vp बराबर आ जाएगा Q/4πε0
1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये आ जाना है 1/4πε0 Q/r। तो बाहर के पॉइंट के लिए तो जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है एट द सरफेस। हमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है, कितना होगा जी। तो सरफेस के लिए हम r बराबर r ले सकते हैं। ये जो पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P शिफ्ट होके कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। तो उस केस में ये जो r है इस रेडियस के इक्वल हो जाएगा। देन v हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। तो सरफेस के लिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, वो प्रीवियस वाले की तरह ही बना है। तो आई होप ये जो डेरिवेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे ही हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो आप उस डेरिवेशन को या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, या फिर क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये बार बार बताना कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। अब ये बोर्ड हमारा पूरा भर चुका है, तो जो तीसरा इसके पॉइंट होगा उसको हमें इसे रब करके करना होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब हम इसका थर्ड पॉइंट करेंगे। वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अब हमें सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना है, ठीक है। तो आइए इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड चार्ज, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लिख देते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 1/4πε0 QR/r³। ये रिलेशन हमने चैप्टर 1 में डिराइव किया था। इसके बाद डेल V बराबर हमें पता है माइनस का E.dr। अब हमें जो लिमिट अप्लाई करनी है बच्चों वो यहाँ से यहाँ करनी है, यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ तक की लिमिट तो हो जाएगी r, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आए हैं आप, तो यहाँ तक की लिमिट हो जाएगी स्मॉल r। डेल V बराबर माइनस r से r, E.dr को लिखेंगे हम E.dr। इसको लिख सकते हैं Vp माइनस Vs। Vs स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस। माइनस r से r, E की वैल्यू है 1/4πε0 QR/r³ dr। Vp माइनस सरफेस के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया है 1/4πε0 Q/r। सरफेस के लिए r माइनस यहाँ पर Q/4πε0 r³ तो रहेगा कांस्टेंट, तो इसे निकाल देंगे बाहर। इंटीग्रेशन लिमिट r से r dr। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। Vp माइनस 1/4πε0 Q/r इज इक्वल टू माइनस Q/4πε0 r³ इंटीग्रेशन होगा r² बाई 2 लिमिट r से r।
तो यहाँ वी पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। यहाँ रखेंगे पहले अपर लिमिट, उसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर आ जाएगा। वी पी इक्वल टू, बेटा इसको अंदर भेज दीजिए तो माइनस का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। जब यहाँ आएगा ना, आर क्यूब यहाँ पे आएगा तो आर ही बचेगा, तो क्यू अपॉन 2r हो गया प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। आई होप इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस पूरे डेरिवेशन में हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें मिलेगा वी पी इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये तो कॉमन आएगा इन दोनों में से, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, तो यहाँ वी पी आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 3/2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो वी पी इक्वल टू आप यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, इस जगह पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। ये सिर्फ हमने कॉमन लेने के लिए किया है, ऐसा करना कोई नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ वी पी इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/2r क्यूब, ये तो आ गया कॉमन। अंदर बचेगा यहाँ पर क्या, माइनस का आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। यस, तो ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन का फॉर्मूला इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो इतना बनेगा। तो आई होप ये जो सारे डेरिवेशंस हैं ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों इनसाइड के पॉइंट पर इनसाइड के पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे लिखो 1/r इंटू 1/2r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। इसे अंदर भेज दीजिए आप, इसको अंदर भेज देंगे तो Vp बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R 3/2 माइनस R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। यस, तो ये हमारे पास आ गया इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला।
और प्यारे बच्चों ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये सरफेस पे दिखा रखी है ना, ये सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू थी। तो हम इसे Vs लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया इनसाइड पॉइंट और सरफेस पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएं, एट द सेंटर, तो एट द सेंटर आर हमारा 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस वीपी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ वी एस। ठीक है, मतलब अब इसे हम वीपी ना कह करके वीसी कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स है। ठीक है, 3/2 टाइम्स है। ओके, तो ये एक रिलेशन है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब बच्चों हम इसमें बात करेंगे इसके ग्राफ के लिए। तो आइए बच्चों अब इसका ना आपके साथ ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए बच्चों, अगर हम इनसाइड स्फीयर की बात करें तो पोटेंशियल हमारे पास ये था और ये हमें बताता है कि E प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस तक जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। ये वाला पॉइंट याद रखना, जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस तक जाएंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर E की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें पोटेंशियल की, तो आप देख सकते हैं 3/2 में से ये चीज़ माइनस हो रही है। जैसे R बढ़ेगा इनका जो डिफरेंस है वो घटता जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा कैपिटल R। ठीक है, तो जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये चीज़ माइनस में लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि v जो है ये माइनस में r² के प्रोपोर्शनल है, तो ये लगातार क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और सरफेस के बाहर का जो रिलेशन है वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल 1/r। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में हमें ये मालूम होता है, ये तो हो गया बच्चों सेंटर पे, ये है सरफेस पे, तो सेंटर से सरफेस तक वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, और ये वैल्यू अप्रॉक्स 3/2 टाइम्स है। VC की वैल्यू VS से 3/2 टाइम्स है। ठीक है, और इसके बाद का जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि V हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये वाला पार्ट प्रोपोर्शनल टू 1/R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्राफ हमारा 1/R के लिए कुछ इस तरह से स्लाइड करेगा। तो आई थिंक सो ये आपको जो ग्राफ है इसका ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें एक डेरिवेशन करना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, एक चार्ज का ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल अपोजिट चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है। इस डेरिवेशन को कैसे किया जाएगा आइए समझते हैं। हमने इसके लिए 3 केस बनाए हैं। पहला केस है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही रखा है। ठीक है, हमने यहाँ सपोज कर लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB जिस पे चार्ज है +Q एंड -Q, इसके बीच की जो लेंथ है सेपरेशन है वो है 2a। ठीक है, तो ये जो चार्ज +Q है इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और -Q पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी अगेन QE बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये काम आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था। ठीक है, ये जो दोनों फोर्स हैं अब ये एक ही लाइन पर हैं, दोनों की वैल्यू भी इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया।
तो नेट फोर्स 0 हो गया तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। और जब कोई टॉर्क नहीं आएगा तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ओके। और जब कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, ठीक। तो इस केस में तो हमें कोई पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसको हल्का सा ऐसे रोटेट किया, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है। एट एन एंगल थीटा हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो ये वाला जो फोर्स है QE, ये इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, और ये वाला जो फोर्स है ये इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। ये वाला फोर्स इसको घुमाएगा ऐसे और ये वाला फोर्स इसको घुमाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखेंगे, ओके। बट हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यही निकालना है कि यहाँ पे हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2A। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि टॉर्क कितना लगा। तो टॉर्क आएगा PE साइन थीटा, ये डेरिवेशन चैप्टर 1 में किया था हमने। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे इसको घुमाते जाओगे, जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे, थीटा चेंज होता जाएगा, थीटा चेंज होता जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब जो टॉ है ये भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉ है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये टॉ कांस्टेंट होता तो हम वर्क डन के लिए टॉ इंटू थीटा फॉर्मूला लगा लेते, बट ये टॉ हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, कि हमने इसे बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है डी थीटा। और इस डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। बट हमें मालूम करना है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ये जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से निकाल रहे हैं। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। बच्चों, जब आप इसको घुमा रहे हो ना, ऐसे 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 रोटेट कर रहे हो, तो एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है। कभी एंगल 0 रहा होगा, कभी 10 डिग्री रहा होगा, कभी 20 डिग्री रहा होगा, कभी 30 रहा होगा, एंगल लगातार चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक लिमिट लेनी होगी। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक डायग्राम बना के समझाया है कि हमने सपोज कर लिया कि इनिशियली जो एंगल है वो θ1 है, और बाद में जा कर के एंगल कितना हो जाता है, θ2 हो जाता है। ये थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, बाद का एंगल θ2 है और इनिशियल एंगल θ1 है। पहले हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इस स्टेट में था, फिर हमने इसको ऐसे घुमाया और ये पहुंच गया θ2 में। तो यहाँ पे एंगल लिया जाएगा θ1 से θ2। W बराबर पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस हमने बाहर ले लिया, θ1 से θ2। तो W बराबर आएगा प्यारे बच्चों माइनस का P, पहले रखेंगे अपर लिमिट कॉस θ2, फिर रखेंगे लोअर लिमिट कॉस θ1, ठीक है। तो ये आ गया टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन के, एक्सटर्नल एजेंसी के वर्क डन के इक्वल होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर डेल यू बराबर आ जाएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बट हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये तो चेंज आया है, दो पोजीशन की एनर्जी का चेंज आया है, हमें किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही एनर्जी मालूम करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। तो डेल यू को लिख सकते हैं बच्चों U2 माइनस U1 माइनस पी के अंदर गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 माइनस का पी ई कॉस थीटा 1। देखिए जब एंगल की पोजीशन थीटा 1 है, ठीक है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा 1 उस समय एनर्जी को हम दिखा रहे हैं U1 से, और जब एंगल की पोजीशन थीटा 2 है तो एनर्जी को दिखा रहे हैं U2 से। तो इसी सिमिलैरिटी का यूज़ करके, इसी सिमिलैरिटी को हम यूज़ करेंगे, तो अगर कोई सर्टेन एंगल थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा। तो इन दिस वे वी गेट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन लोकेशन बाय द कंपैरिजन मेथड। आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब इसके पास बच्चों दो केस हैं। केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर 0 है मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो इन दैट केस कॉस थीटा कॉस 0 ये 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से U0 की वैल्यू आएगी माइनस का पी ई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। और जब किसी सिस्टम के पास मिनिमम एनर्जी होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, तो उसे स्टेबल मानते हैं। तो इट इज़ केस ऑफ स्टेबल सिस्टम। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम इस स्टेट में स्टेबल था। केस सेकंड, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री है तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180, ये आएगा -1। तो यहाँ से U180 की वैल्यू आएगी प्लस पी ई, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इट इज़ अ केस ऑफ अनस्टेबल। इसका मतलब हमारा सिस्टम इस केस में क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो हम ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो उसी लॉजिक से इस फॉर्मूले को लिख लेंगे यू थीटा बराबर माइनस का पी डॉट ई, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो आई होप ये वाला डेरिवेशन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ये हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, और आई थिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम लगती है, कम समझ में आया है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कीजिए। और आप लोग की शेयरिंग से, आप लोग के लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। राधे राधे।